नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं धुलाई वाली जो कहानी चल रही थी उसके अन्य पार्ट जो थे और आधा छूटा हुआ था। आधी कहानी अपलोड हो पाई थी। चलिए आगे की कहानी को पढ़ते हैं। तो जिन लोगों ने अभी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी, सेकंड थर्ड, तो उनको देख लीजिएगा, तो स्टार्टिंग से कहानी आपको समझ में आने लगेगी। पढ़ रहे हैं धुलाई वाली कहानी। पिछली कहानी में हमने पढ़ लिया था कि नवल की बहू कहाँ है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। जानकी पूछती है, जब वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं तो जानकी पूछती है कि नवल की बहू है कहाँ और नवल कहाँ है। अब देखिए कि बंसीधर क्या जवाब देता है। वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया है कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। ठीक है, बंसीधर कहता है कि वो नहीं आए, कोई काम आ गया होगा और बगल वाले कमरे में जाके बैठ गया। टिकट तो ड्योरे का था, पर ड्योरे दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा पड़ा था। मतलब कलकत्ता वाला भरा था, इसलिए तीसरे ही दर्जे में बैठना पड़ा। तीसरे डिब्बे में जाके बैठ गया। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 12 स्त्री पुरुष थे। 10-12 स्त्री पुरुष थे। ये चीज़ें याद रखिएगा कि सभी कमरों को मिलाकर के कितने स्त्री पुरुष थे, तो 12 स्त्री पुरुष थे। ठीक, याद रखिएगा। समय पर गाड़ी छूट जाती है। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। इस तरह से कौन सोच रहा है? बंसीधर। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत हुई। मतलब मिर्ज़ापुर में आते ही इसको क्या हुई? बंसीधर को भूख लग गई। उसने सूझा कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर बनारस छोड़ा था। इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर खुमचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ अपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। वो खाने लगा। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां जो है वो नटखट होती हैं। वह रेल पर खाना नहीं पसंद करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वह चाहते तो वे इस समय ड्योरे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी। पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठा तो एक मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वाले में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे वह सब तीसरे ही दर्जे के योग की जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर थे। उस डिब्बे में जो कोई सभ्य था तो कौन था? बंसीधर। उसके कमरे में पास वाली जगह में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वो बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर सोचा इसके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। जब वह स्त्री कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुंह खोल कर जंगले के बाहर जो थी वो देखने लगी। जब ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था। अब उसको किसी की क्या परवाह, अपने स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी। केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बाहर ही देखती रही। फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उनके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नहीं आइलेन। हो देख रोबल करत हईन। दूसरी, अरे दूरस गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दूर बौ रही, ई जाननी गाड़ी थोड़ी है। दूसरी, तौ हो भले तो कहियो
कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरबू बेटा, मेरी जान पूरा चढ़ी हऊ न। उसके जवाब में उसने जो कहा वह सुन न सकी। तब पहली बोली, हट, हम पूछिला न, हम कहाँ उतरबू हो। आई इलाहाबाद वास। दूसरी, इलाहाबाद कौन गाँव की होइया। पहली, अरे नहीं जानल, प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाय जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे न जानित, ले कहे के नहीं, तोहरे पंचन के धर्म से 4 दई नहाए चुके हैं। यही ऐसो हो सोमवारी और अगहन दहका लाग रहा तौनो तुहरे काशी जी नहाए गए। पहली, अबे जाय के तो सब औते जाते बढ़ते बाटेन, फून यह साई तो विचार में न पड़ बाटिन। हे हम पंचा हईन राजघाट टिकस का टौली, मोगल के सराय उतर लिहिन, दोहना होदे पुनः चढ़िन। दूसरी, ऐसे एक दई हम आवत रहेन, एक मिली और रोबे मोरे संग रही। दा कौने टिकसनिया पर वह मलिकवा उतरे से की जुरतही गड़िया खुली। अब भैया ऊ गरा फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी करा, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होय। पहली, और मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेली और कहूँ खड़ी होला। इसकी इस सब बात कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगीं। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पल्ले वायदा नहीं, हे साहेबा सुनी तो कलकत्ते तई ले मसूलिया ले। अरे इहों तो नाही कि दूर से आवत रहलेन, फरागत के बदले उतारेन। चौथी, हाँ तो इनके संग के आदमी के देखबो ना किया गोइया। अरे हम देख रहली हो, मजे के टोपी दिहल रहलेन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे थे। तब वह उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रहे हो, जरूर इलाहाबाद उतर गया होगा। दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं इलाहाबाद ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसा ही है। तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेले छोड़ देना उचित नहीं है। यदि पता मालूम हो जाए तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से स्त्रियों की वाक्य धारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, नहीं भैया, हम बचे काहिके केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बयन तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए, क्योंकि सो मैं आपसे नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फारसीसी छींट की दुड़ाई ओढ़े। अब देखिए यहाँ पे एक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोटेशन। कहाँ वो जो स्त्री थी, एक पिछली सीट पे जो स्त्री थी वो
फरासीसी छींट की, ठीक है ना, दुलाई ओढ़ी थी। याद रखिएगा दुलाई में किसकी दुलाई थी, वो फरासीसी छींट की दुलाई थी। अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं है। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार से कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उसे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो गाड़ी नैनी से छूट गई। अब उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। का भैया, जो केहू बिन टिकस के आवत होए तो ओकर का सजा होला। अरे उनका नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहन और आपुन तनव टिकस लई के चल देहन। किसी आदमी ने यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर उनके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। उसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वह उतरना था। उससे उन्होंने कहा, उनको भी अपने संग उतार लो। फिर इस बुढ़िया को स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने न माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर अपने स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। स्टेशन मास्टर से पूछने पर मालूम हुआ कि कोई तार नहीं आया है। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आया तो किसी को न पाया। अरे वह सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी सायत में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। सब तुम्हारी करतूत। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वे लोग गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ ये तो कहो, तुम मिर्ज़ापुर से कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चलता आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्यूरे दर्जे से ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ी और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्र बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर तो कुछ
बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे गुणवान के संग पहली बार वह रेल से आ रही थी, बहुत ही तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। वह बहुत ही डर गई। नहीं, वह तो बहुत ही डर गई। नहीं जी, डर किस बात का था, तुम दोनों गाड़ी में ही थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही थी। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेके राजी खुशी घर पहुँचे और मुझे भी उनकी ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। इस तरह से हमारी ये धुलाई वाली कहानी जो है वो समाप्त होती है। आप लोग तीनों वीडियो देखिएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अभी इसकी एक सारांश बनाएंगे, सिर्फ मैं मतलब पूरी व्याख्या करूँगी कि इस कहानी में है क्या, पूरा सारांश। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिलती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।